मैं इस बार फिर से 11th के लिए रसायन विज्ञान का 5वां भाग लेकर आया हूँ। देखते हैं क्या है। सीमांत अभिकर्मक यानी लिमिटिंग एजेंट किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में जो अभिकर्मक पहले समाप्त हो जाए, जिससे रासायनिक अभिक्रिया रुक जाए तथा अभिक्रिया बनना बंद हो जाए, उनको ही सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। यानी ऐसे अभिकर्मक, यहाँ पर देखिए दो अभिकर्मक है, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो अभिकर्मक है, और हमको नाइट्रोजन जो है यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 मोल है। 1 मोल जो है नाइट्रोजन है और 3 मोल जो है हाइड्रोजन है। हमको 2 मोल अमोनिया मिलती है। ऐसे अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाए, यानी यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 3 मोल है, और इनमें सबसे पहले अमोनिया इनमें सबसे पहले नाइट्रोजन जो 1 ही मोल है, ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इन्हें सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में 1 ही मोल है तो ये जल्दी खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 3 मोल है यानी ज़्यादा है, ये बचे रहेंगे। और जो अभिकर्मक शेष रह जाते हैं उसे अधिक अभिकर्मक कहते हैं। हाइड्रोजन जो है 3 मोल है, जब 1 मोल ए खत्म होगा तो 1 मोल ए खत्म होने के बाद तब अब क्रिया रुक जाएगी, यानी इनके 2 मोल बचे रहेंगे। उन्हें हम बोलते हैं अधिक अभिकर्मक बोलेंगे। जैसे यहाँ पर एक मान लीजिए, और यहाँ पर H2 है प्लस O2 है, यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। जब ये क्रिया करता है तो हमको 2H2O बनाता है। यहाँ पर जो है 2 मोल है, 2 मोल हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन है, ठीक। और यहाँ पर जो हमको मिल रहा है 2 मोल जल मिल रहा है, 2 मोल जल मिल रहा है। यहाँ पर 1 ही मोल है, ये जल्दी खत्म हो जाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया में ये जो ऑक्सीजन है जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये 1 मोल है। जब 1 मोल खत्म हो जाएंगे तो इसीलिए इन्हें हम बोलेंगे सीमांत अभिकर्मक। इन्हें हम सीमांत अभिकर्मक बोलेंगे। और इनमें जब 1 मोल खत्म हो जाएगा तो 1 मोल शेष बचा रहेगा, और जो बचा रहेगा उन्हें हम बोलेंगे अधिक अभिकर्मक। इन्हें हम बोलेंगे, ठीक। अधिक अभिकर्मक यही होता है। विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां देखते हैं। विलयन की सांद्रता किस प्रकार प्रदर्शित किया गया है। ये वाला जो है मोलरता के पदों में, यानी इन टर्म ऑफ मोलरिटी। देखते हैं क्या है। किसी विलयन के 1 लीटर में जितने मोल घुले होते हैं वह उस विलयन की मोलरता को प्रदर्शित करती है। यानी जो विलयन होगा उनमें 1 लीटर में जितने मोल घुलते हैं वही मोलरता कहलाती है। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ये देखते हैं इनका फार्मूला क्या है। विलयन की मोलरता M = विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन में आयतन, ठीक। ये जो है ये है मोलरता का फार्मूला, यही है मोलरता का फार्मूला। ये है विलय के मोलों की संख्या क्या होता है, आयतन तो दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब हमको ज्ञात करना है विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या ये फार्मूला है। विलय के मोलों की संख्या = विलय का द्रव्यमान अपान आणविक द्रव्यमान, ठीक। आणविक द्रव्यमान होगा, यानी हम डायरेक्ट मोलरता को इस प्रकार लिख सकते हैं। W जो है ये द्रव्यमान है, M जो है वो आणविक द्रव्यमान है, और V जो है आयतन। V जो है विलयन में आयतन है, ये लीटर में है। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जल की मोलरता ज्ञात करो यदि जल का घनत्व 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब है। यहाँ पर हम लिख देंगे माना जल का आयतन जल का आयतन को हम मान लेंगे 1 लीटर है, ठीक। 1 लीटर है, तब 1 मीटर क्यूब का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान यहाँ पर हमको दिया है 1000 किग्रा होगी। 1 मीटर क्यूब जल का द्रव्यमान 1000 किग्रा होगी, ठीक, किग्रा होगी। अभी हम किग्रा है, इनको हमको ग्राम में बदलना है, तब इनका हो जाएगा
10⁶ ग्राम हो जाएंगे। ठीक, अब हमको 1 मीटर क्यूब में जल के मोलों की संख्या हो जाएगी। यहाँ पर जो हमको द्रव्यमान यानी W जो दिया है 10⁶ है, 10⁶ है अपान। अब यहाँ पर H2O का जो परमाणु भार होता है हाइड्रोजन 2 है, यानी 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 हो गया। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 18। H2O का जो परमाणु भार है 18 है, तो यहाँ पर परमाणु भार लिख देंगे 18 लिख दिए। जब इनको हम इसमें भाग देते हैं तो हमको 55.6 × 10⁻³ मोल प्राप्त होते हैं। हमको ये मोल प्राप्त हो गए। अब हमको मोलरता ज्ञात करनी है। मोलों की संख्या हमको प्राप्त हो गई, तो मोलों की संख्या हम वहाँ फार्मूला मोलरता में लग देंगे। मोलरता इज इक्वल टू मोलरता यानी M इज इक्वल टू मोल अपान आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। ठीक, आयतन लीटर में हो गया। तो यहाँ पर हमको मोल जो प्राप्त हुआ है तो वो है 55.6 × 10⁻³ है अपान, यहाँ पर हमको आयतन दिया है घनत्व यानी आयतन जो है 1000 है, तो यहाँ पर हम 1000 लिख देंगे। ठीक, 1000 से कैंसिल हो जाएगा और ये जो आंसर मिला हमको मोलों की संख्या हो गई 55.6। ये जो है 55.6 जो है मोलरता है। जल की मोलरता यही होगी। ठीक, अब हम बी वाला देखते हैं मोललता के पदों में, यानी इन टर्म ऑफ मोलैलिटी। ठीक, किसी विलाय के 1 किग्रा में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या उसकी मोलरता को प्रदर्शित करती है। यानी 1 ग्राम किग्रा में, यहाँ पर केजी है, जे विलायक अणुओं की संख्या जो प्रदर्शित करती है उन्हें मोललता कहते हैं, यानी मोलैलिटी कहते हैं। मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता का फार्मूला जो है M इज इक्वल टू W अपान कैपिटल M इंटू W। ठीक, कैपिटल W ये जो है किग्रा में है। अब इनको हम ग्राम में चेंज कर दे रहे हैं। W इंटू M, W जो है ग्राम में है, 1000 से गुणा कर देंगे तब ये हमें ग्राम में हो जाएगी। यहाँ पर किग्रा है, यहाँ पर ग्राम हो गया। आइए न्यूमेरिकल लगाते हैं इसका। क्या है, माना 5 ग्राम एसिटिक अम्ल को 1 लीटर एथिल अल्कोहल में घोला गया। यदि इनके बीच कोई अभिक्रिया नहीं होती तब इन विलयन की मोललता ज्ञात करो। दिया है डी का जो घनत्व है वो 0.789 ग्राम प्रति मिली है। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम एसिटिक एसिड के मोल ज्ञात करेंगे। CH3COOH के मोल, ये जो मोल है यहाँ पर हमको हो जाएगा 5/60। एसिटिक एसिड जो है इनका यहाँ पर देखिए 5 ग्राम दिया है, एसिटिक एसिड 5 हो गया, और एसिटिक एसिड का अणु भार जो होता है 60 होता है, 60 लिख देंगे। ठीक, अब उसी प्रकार हम यहाँ पर लिख देंगे दिया है। अब उसी प्रकार एथिल अल्कोहल का आयतन जो है, एथिल अल्कोहल का आयतन जो हो जाएगा 1 लीटर दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं 1 लीटर एथिल अल्कोहल 1 लीटर हो गया। इसको हमको मिली में बदलना है। यहाँ पर क्वेश्चन में मिली है तो हमको मिली में बदलना होगा, तो 1 लीटर 1000 मिली हो जाएगा। 1 लीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक, अब हो जाएगा 1000 मिली एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH का द्रव्यमान हो जाएगा इंटू 1000 गुणे यहाँ पर दिया है 0.789। द्रव्यमान ज्ञात करना हमें को एथिल अल्कोहल का।
1000 मिलीग्राम में एथिल एल्कोहल का द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है, तो 1000 गुणे एथिल एल्कोहल दिया है यहाँ पर, मान रख देंगे। अब जब हम उनका गुणा करते हैं तो हमको 789 ग्राम प्राप्त होता है। ठीक, अब इनको हम किग्रा में बदल देंगे तो हो जाएगा 0.789 kg। इसको हम किग्रा में बदल दिए हैं। ठीक, अब हमको मोललता ज्ञात करना है। अब मोललता का फार्मूला हो जाएगा, मोललता जो है m इज इक्वल टू है W/m-W। अब यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे, मोललता इज इक्वल टू एसिटिक एसिड के मोल बटे एसिटिक एसिड के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। ठीक, अब यहाँ पर एसिटिक एसिड जो थे इनका मोल हमको प्राप्त हुआ था 5/60। ठीक, अब इनटू विलायक जो है इसका द्रव्यमान हमको 0.789 ये प्राप्त हुआ है। जब इनको हम सरल करेंगे तो हमको 0.1056 हमको आंसर मिलेंगी। ये इनकी मोललता है। ठीक, अब हम तीसरा देखते हैं, मोल प्रभाज के पदों में, यानी इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शंस। ठीक, आइए देखते हैं क्या है। माना किसी विलायक में n मोल विलेय A तथा n मोल विलायक B उपस्थित है। n मोल जो है A है और n मोल कैपिटल N मोल जो है B है। देखते हैं विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी दोनों मोल को ज्ञात कर लेंगे। स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। अब मोल प्रभाज हो जाएगा घटक के मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या। ये हो गया मोल प्रभाज, घटक के मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या। अब इसमें दो घटक है A और B है, अतः A मोल का प्रभाज यानी XA ए लिख देंगे। A के मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या। A के मोल जो दिया है वो स्मॉल n है, तो स्मॉल n अपान कुल मोलों की संख्या यहाँ पर हमको मिली थी n प्लस n, तो यहाँ पर लिख देंगे n प्लस n। ठीक, ये एक फार्मूला यहाँ पर हो गया। ये जो देख रहे हैं XA के लिए है एक फार्मूला, ये और हमको मिल गया। इसी प्रकार V का मोल प्रभाज हम ज्ञात करेंगे, XB इज इक्वल टू B मोलों की संख्या अपान कुल मोलों का संख्या। तो यहाँ पर V के मोलों की संख्या कैपिटल N थी, कैपिटल N हो गया। अब कुल मोलों की संख्या यहाँ पर n+1 थी, ऊपर जैसे दिया गया है हम लिख देंगे, तो हो जाएगा ये B के लिए ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक, अब किंतु n जो है उनका मान होता है WA/m में होता है, और कैपिटल N जो है उसका मान होता है WB/M। इन सभी का मान हम पुटअप कर लेंगे। XA इज इक्वल टू WA हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉल n था तो स्मॉल n के स्थान पर हम ये लिख देंगे, और यहाँ पर स्मॉल n था तो फिर वही लिख देंगे WA/MA प्लस, अब कैपिटल N था, कैपिटल N का मान यहाँ पर ये है तो ये लिख देंगे। ये भी ये फार्मूला प्राप्त हो गया हमको। उसी प्रकार हम B वाले के लिए भी हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर कैपिटल N था, कैपिटल N का मान यहाँ पर ये दिया है, और यहाँ पर स्मॉल n था यानी WA है अपान MA है, तो B के लिए ये हो जाएगा। ठीक, ये जितने भी फार्मूला है ये आगे न्यूमेरिकल में हम सबको काम देंगे। इन्हीं सबके सहायता से हम न्यूमेरिकल को आगे हल करेंगे। अब देखते हैं न्यूमेरिकल इसका। उदाहरण के लिए I2 का बेंजीन में विलयन बनाया गया। देखते हैं इस विलयन में आयोडीन का मोल प्रभाज 0.2 है। आयोडीन की बेंजीन में मोललता ज्ञात करो। आइए ज्ञात करते हैं। पहले हम देख लेते हैं इसमें हमको क्या दिया है। ठीक, मोल प्रभाज जो है यानी I2 इज इक्वल टू हो जाएगा n/n प्लस कैपिटल N, ये है।
मोल प्रभाज फार्मूला ये है, और हमको आयोडीन का मान मोल प्रभाज दिया है, तो हो जाएगा 0.2। ठीक, इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। अब n इज इक्वल टू आई के मोल, n इज इक्वल टू आई के मोल, तथा कैपिटल N जो है वो बेंजीन के मोल है, बेंजीन के मोल है। ठीक, यहाँ पर किंतु आयोडीन यानी I2 का मोल प्रभाज, आयु का मोल प्रभाज प्लस बेंजीन का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज 1 हो जाएगा, दोनों का जो मोल प्रभाज है 1 हो जाएगा। अब हमको चूंकि बेंजीन का मोल प्रभाज, अब बेंजीन का मोल प्रभाज हो जाएगा कैपिटल N स्मॉल n प्लस ये बेंजीन का मोल प्रभाज हो गया, यानी इनमें दोनों का मान दिया है। अगर हम दोनों में से एक में से आयोडीन का मोल प्रभाज ज्ञात कर लेंगे तो हमको बेंजीन का मोल प्रभाज ज्ञात हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा 0.2। अब ये जो मान अगर जब हम एक में से 0.2 घटाएंगे तो 0.8 जो प्राप्त होगा, ये बेंजीन का मोल प्रभाज है। बेंजीन का मोल प्रभाज नहीं दिया था, केवल आयोडीन का मोल प्रभाज दिया था, और आयोडीन का मोल प्रभाज प्लस बेंजीन का मोल प्रभाज इज इक्वल टू 1 होता है। अब बेंजीन का मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए बेंजीन का मोल प्रभाज जो फार्मूला है कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N इज इक्वल टू 1 है, तो 1 में से हम आयोडीन का अगर हम घटा देंगे तो हमको बेंजीन का मोल प्रभाज ज्ञात हो जाएगा। अब बेंजीन का मोल प्रभाज हो गया, अतः समीकरण 1 और 2 से तो हो जाएगा n अपान n इज इक्वल टू 0.2 अपान 0.8 इज इक्वल टू, जब इनको हम और सरल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक, अथवा n इज इक्वल टू W, ये कैपिटल यानी W इज इक्वल टू ये बेंजीन है, अपान M जो है ये भी बेंजीन के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो 1/4 है। ठीक, या यहाँ पर हम M वाले को ऊपर कर दिए हैं बस, और सब वही है, ऐसे हो गया, इज इक्वल टू 1/4 है, 1/4 है। तब फिर हम n इज इक्वल टू n अपान WC6H6 इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ से गुणा कर दिए हैं, तो 1/4 इंटू MC6H6 हो जाएगा। ठीक, अब बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी इनका आणविक द्रव्यमान जो होगा वो होता है 4 इंटू 78। बेंजीन का जो मोल अणु भार होता है 78 होता है। मोलालता हमको ज्ञात करनी है, यानी तो हो जाएगा मोलालता इज इक्वल टू हो जाएगा n अपान n WC6H6 इंटू, ये इंटू है, इंटू 1000 हो गया। 5 WC6 का मान दिया है यहाँ पर, तो ये हम लिख देंगे 4 इंटू 78 इंटू 1000, यहाँ पर 1000 दी गुणा हो जाएगा। जब इनको हम काटेंगे तो हमको 3.025 ये जो हमको मिलेगा, इनकी मोललता हमको प्राप्त हो गई। एक बार इसे फिर से आप ध्यान से देख लीजिए। इस न्यूमेरिकल को आप पहले अपने नोट्स में अच्छे से लिख लें, फिर उन्हें ध्यानपूर्वक समझ लें। अब है नॉर्मलता यानी नॉर्मलिटी। देखते हैं क्या है। किसी विलयन के
1 लीटर में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों यानी एक्विवेलेंट की संख्या को ही उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता यानी n इक्वल टू हो जाएगा विलेय के तुल्यांक अपान विलयन का आयतन जो होगा लीटर में होगा। ठीक, अब विलेय का तुल्यांक क्या होता है हम ज्ञात करेंगे। इनके लिए अलग से फार्मूला है। विलेय का तुल्यांक इज इक्वल टू विलेय के भार ग्राम में अपान विलयन का तुल्यांकी भार। अब विलयन का तुल्यांकी भार होता है, भार तो मान लीजिए आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब विलेय का तुल्यांकी भार क्या होता है, इनके लिए पदार्थ जो होते हैं वो अम्ल होते हैं या क्षार होंगे या लवण होंगे। ठीक, 3 ही पदार्थ होते हैं। तो आइए हम इन सभी को पहले देखेंगे। अगर अम्ल हो तो क्या होगा, अम्ल का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू अणु भार अपान क्षारकता। जैसे H2SO4 है, H2SO4 जो है अम्ल है, इनका अणु भार हमको अणु भार ज्ञात करना है। अणु भार हाइड्रोजन 2 है, 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 1 हो जाएगा, प्लस सल्फर का परमाणु भार 32 होता है, 32 हो जाएगा, प्लस 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 16 हो जाएगा। जब इनका हम योग करेंगे तो 98 प्राप्त होगा। ये जो है H2SO4 का अणु भार है। अणु भार हमको याद हो गई। अब क्षारकता है, देखते हैं क्षारकता क्या है। क्षारकता किसी अम्ल से निकाले गए अधिकतम हाइड्रोजन की संख्या को उसकी क्षारकता कहते हैं। यानी अगर कोई अम्ल दिया रहेगा उनमें जब हम हाइड्रोजन को निकालेंगे, जितनी भी हाइड्रोजन होंगे वही उसकी क्षारकता कहलाती है। से H2SO4 की क्षारकता 2, यानी इसमें H2 जो है हाइड्रोजन जो है इनमें 2 है। ठीक, तो इनकी क्षारकता हो जाएगी 2। तो अम्ल का तुल्यांकी भार हो जाएगा अणु भार अपान क्षारकता। अणु भार जो है 98 है अपान 2, यानी इज इक्वल टू तुल्यांकी भार जो अम्ल की है 49 होगी। अब क्षार के लिए क्षार का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू अणु भार अपान अम्लता यहाँ पर हो जाएगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षार है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले हम भार ज्ञात करेंगे। सोडियम का जो होता है वो परमाणु भार 23 होता है। ठीक, ऑक्सीजन जो है उसका 16 होता है, 16 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 हो जाएगा। जब इनका सभी का योग करेंगे तो 40 हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार 40 होगा। ठीक, अब अम्लता है, देखेंगे अम्लता क्या है। अम्लता किसी विलयन में से निकाले गए हाइड्रोक्साइड संख्या को ही उसकी क्षारकता कहते हैं। यानी कोई क्षार होगा, क्षार में जितने OH होंगे वही उसकी अम्लता कहलाती है। यहाँ पर देख रहे हैं NaOH है, NaOH में एक ही OH है, 1 हो जाएगी। तब इसी प्रकार हम लिख देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू हो जाएगा अणु भार जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 है, और अम्लता यानी वो एक ही OH है तो 1 हो जाएगा। 40 में 1 का भाग देंगे तो हमें 40 ही प्राप्त होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार जो है 40 है। ठीक, अगर लवण हो तब देखेंगे लवण का तुल्यांकी भार अगर हमको ज्ञात करना है तो सूत्र भार यानी अणु भार अपान आयनों प्लस आयन या माइनस आयन की संख्या, किसी एक आयन को लेंगे, या प्लस को लेंगे या माइनस को लेंगे। जैसे NaCl जो NaCl एक लवण है, इनका पहले अणु सूत्र ज्ञात करेंगे, अणु सूत्र या सूत्र भार ज्ञात करेंगे। ठीक, सोडियम जो होता है इसका 23 होता है, परमाणु भार 23 हो जाएगा, और क्लोरीन का 35.5 होता है। जब इनको इनमें जोड़ देंगे तो हमको 98.5 प्राप्त होगा। सोडियम क्लोराइड को जब हम तोड़ेंगे तो ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूटेगी। यानी इनमें आयनों की संख्या 1 है, 1 प्लस है 1 माइनस, यानी चाहे किसी एक आयन को लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में एक आयन को लेंगे, या प्लस को लेंगे या माइनस को लेंगे, ऐसे इसमें भी किसी एक आयन को ले लें तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का तुल्यांकी भार सूत्र भार यानी अणु भार जो दिया है यहाँ पर हो जाए इतना हो 98.5 लिख देंगे अपान यहाँ पर एक ही आयन है, एक ही प्रकार की आयन है, प्लस है या माइनस है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। जब इनको इसमें भाग देंगे तो हम 58.5 प्राप्त होगा। इस प्रकार पहला लेसन आपका रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं समाप्त हो गया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।